हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 117। याद रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने 116 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह सेट बहुत ही इजी लेवल के सेट हैं। इसमें आपके जो मार्क्स आना चाहिए 18+ आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, पहला सवाल है, मृदा संरक्षण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। सवाल है, मृदा क्षरण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प में दिया हुआ है बीन, पैडी, स्वरपम, एक सदिक या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, स्वरपम का मतलब होता है ज्वार, पैडी का मतलब होता है धान और बीन का मतलब कह सकते हैं ये फलीदार फसल है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, बीन या फलीदार फसल। बीन क्या है? एक फलीदार फसल है। तो याद रखना है, मृदा क्षरण रोकने के लिए बीन, जिसे फलीदार फसल कहते हैं, का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फलीदार फसल भूमि में नाइट्रोजन को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मृदा संरक्षण की तकनीकों में समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार खेती, फसल चक्र और कीटनाशकों का कम प्रयोग जैसे तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। बताना है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, कौन सी थी। IR8, जया, पद्मा, एक सदिक या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी विकल्प, जया। याद रखिएगा, चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई भारत की पहली बौनी धान की किस्म जया थी। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख राज्यों के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु शामिल है। ठीक है ना, वहीं बात करें पूरे वर्ल्ड में, संसार में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत में चावल के कुछ जो सबसे लोकप्रिय प्रकार है उसमें से सबसे पहला प्रकार याद रखिएगा बासमती चावल। कौन सा याद रखना है? बासमती चावल। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा सोन मसूरी। सोन मसूरी। तीसरा याद रखिएगा इंद्रायणी। ये सभी चावल के किस्म ही हैं। ठीक है ना, इंद्रायणी चावल। ठीक है, यही बात करें थोड़ा सा बासमती चावल के बारे में, तो बासमती चावल यह लंबे दाने वाला सुगंधित चावल होता है जो हिमालय की तलहटी में उगाया जाता है। वहीं बात करें सोन मसूरी के बारे में, तो यह एक मध्यम अनाज वाला चावल है जो भारत के दक्षिणी राज्यों में उगाया जाता है। वहीं बात करें इंद्रायणी चावल के बारे में, तो ये इस किस्म की खेती महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है ना, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पीली क्रांति किससे संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किससे है ये आपको बतानी है। विकल्प में है दालें, तिलहन, सूर्यमुखी, एक सदिक या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। इसका तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है ना, पीली क्रांति भारत में तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तिलहन की नई किस्मों और संपूरक तकनीकों को अपनाने के परिणाम स्वरूप तिलहन का उत्पादन वर्तमान में देखेंगे तो दुगना हो गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्रांतियाँ, जैसे कि हरित क्रांति, ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा श्वेत क्रांति, इसके बाद याद रखिएगा नीली क्रांति। क्रांतियाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे गुलाबी क्रांति है, नीली क्रांति है ना, पीली क्रांति है।
तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रजत क्रांति है ना, जो कि अंडों से संबंधित है, अंडों के उत्पादन से। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हरित क्रांति आप देखेंगे तो खाद्य अनाज, खास करके आप देखेंगे तो चावल और गेहूँ, चावल और गेहूँ से संबंधित है ये। वहीं श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है। जबकि लाल क्रांति ये मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, रजत क्रांति याद रखिएगा अंडे के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, कभी कभी जनक भी पूछ लिया जाता है, तो याद रख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि हरित क्रांति, इस क्रांति के जनक कौन है। वर्ल्ड पे देखा जाए, पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि भारतीय में देखेंगे, भारत में देखेंगे तो इसका जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, वहीं याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। ठीक है, नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन माने जाते हैं, जबकि लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है। जीवोम, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी एक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। विकल्प नंबर C यहाँ पे सही होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है, एक बाज, एक सर्प मेढक, टिड्डा और टिड्डा घास खाता है। इस खाद्य श्रृंखला में बाज है, क्या है। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सिंपल सा सवाल क्या है कि एक बाज किसको खा रहे हैं, एक बाज सर्प को खाता है, जबकि सर्प देखेंगे कि क्या खाता है, मेढक और टिड्डा को खाता है, जबकि टिड्डा क्या खाता है, घास खाता है। तो इस खाद्य श्रृंखला में बाज क्या है, ये आपको बतानी है, सिंपल सा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बाज, एक सर्प मेढक और टिड्डा खाता है, और टिड्डा घास खाता है। इस खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे तो बाज जो है ना, ये चतुर्थ उपभोक्ता की तरह है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे ई सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहीं भी देख सकते हैं, जैसे ये घास है ना, ये उत्पादक कहलाता है। इसको खाने वाला जो प्लांट होता है, उसको खाने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले जो होते हैं उसे क्या कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता को खाने वाले क्या होते हैं, जैसे कि उल्लू यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, बाज। ठीक है, ये हो गया चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, और ये होते हैं डिकम्पोजर, जिसे विघटन कहते हैं, विघटक कहते हैं, अपघटक कहेंगे, है ना, अपघटक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आना चाहिए कि दी गई खाद्य श्रृंखला आप देखें तो घास यहाँ पे क्या है, घास यहाँ पर आप देखेंगे तो घास यहाँ पे क्या है, घास यहाँ पे है प्राथमिक उत्पादक, जबकि टिड्डा क्या है, यहाँ पर टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मेढक यहाँ पर क्या है, मेढक यहाँ पर देखेंगे तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है, जबकि सांप यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता है, जबकि बाज यहाँ पर आप देखेंगे तो चतुर्थ उपभोक्ता है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए और डिटेल्स थोड़ा सा समझा दें यहाँ पर कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। ठीक है, या फिर प्राथमिक उत्पादक से पहले हम चलते हैं, ये वाला प्राथमिक उत्पादक, ये वाला, ये क्या होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक वे जीव होते हैं जो एक खाद्य श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश और रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे ही प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। वहीं बात करें प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो ऐसे जीव जो प्राथमिक उत्पादकों को भक्षण करते हैं या फिर खाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में, तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भक्षण करने वाले होते हैं, जबकि तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं को भक्षण करते हैं और सामान्यतः ये मांसभक्षी होते हैं। वहीं चतुर्थ उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ताओं को भक्षण करते हैं और ये उच्च मांसाहारी होते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस सवाल का जवाब क्या था, ई विकल्प था। सही आंसर होता चतुर्थ उपभोक्ता। चलिए अगला सवाल है, आसान सा सवाल है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? 8, 5, 9, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला विकल्प दे रखा है 8। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, ये कथन कभी नहीं होगा। 5 के बारे में बात करें तो 5 हम लोग जानते हैं कि 5 राज्य जो है, भारत का जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 9। ठीक है, याद रखिएगा भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन? गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसी के नीचे कर्नाटक, उसके नीचे चले तो केरल, फिर उसी के ऊपर बढ़ें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर सबसे ऊपर में पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 9 राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र तट रेखा से लगती हैं। ठीक, विकल्प नंबर सी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियाँ हुई हैं। सवाल है, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियाँ हुई हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प में है दुग्ध उत्पादन, टमाटर उत्पादन, अंडा उत्पादन, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा के उत्पादन से है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या सही होगा? ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे दुग्ध उत्पादन, तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, टमाटर उत्पादन के बारे में बात करें तो ये लाल क्रांति से संबंधित है, जबकि अंडा उत्पादन ये रजत क्रांति से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। पीली क्रांति के बारे में बात करें तो ये तिलहन से संबंधित है, जबकि भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। श्वेत क्रांति ये दूध से संबंधित है। सुनहरी क्रांति ये फल से संबंधित है, जबकि स्वर्ण क्रांति शहर और बागवानी से संबंधित है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, अगर बात करें भारत के बारे में तो ये यहाँ पे है क्या है? बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से चलेगा उत्तर। ठीक है, कहाँ चल रही हैं? उत्तर और पश्चिम की तरफ, अर्थात उत्तर इधर और ये पश्चिम, यानी इस दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। इसे हम क्या कहेंगे? क्यूराइल कहेंगे, काल बैसाखी कहेंगे या फिर हमबोल्ट कहेंगे? तो याद रखना है ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती हैं, जिसे काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। बी विकल्प बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम जिसे कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं, और केरल में आम फसल के लिए लाभदायक होने का कारण आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है ना, इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, जबकि कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है जिसे कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं, और केरल में आम फसल के लिए लाभदायक होने की वजह से आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में गर्मी के समय चलने वाली गर्म हवा को लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण पश्चिमी विक्षोभ है ना। आप देखेंगे कि उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है ना, तो शीत ऋतु में क्या होती है? वहाँ पे वर्षा होती है। इसी पीछे रीजन क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर होने वाली वर्षा का कारण उत्तरी पूर्वी मानसून है। क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सांगपो किस नदी का पर्याय है? विकल्प में है घाघरा, चंबल, तीस्ता, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का पर्याय है। याद होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत क्षेत्र के सांगपो कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत क्षेत्र में सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और वहीं पर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। और जब ये असम में प्रवेश करता है तब जाके यहाँ पे इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बांग्लादेश से होकर के जाकर के फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी में ये गिरती हैं। ठीक। चलिए अगला सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प में दिया हुआ है बॉक्साइट, लिथियम, चूना पत्थर, इस अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर यहाँ सी सही होगा। रोहतास चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, रोहतास जो है ये चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम की खोज की गई है। ठीक। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है? विकल्प में है भारत, जापान, श्रीलंका, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, जापान। जापान देश जहां कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बताना है आपको कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। विकल्प में है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। इस आंदोलन के नायक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आधुनिक समय में चिपको आंदोलन की शुरुआत अब देखेंगे तो 1973 ईस्वी में चमोली जिला में की गई थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन सा है? मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो प्लाटाविस्टा गैंगटिका है। ठीक है ना। ये भी याद रख सकते हैं कि इसे 5 अक्टूबर 2009 कब 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है। जलीय जीव से घोषित कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है। वहीं भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इन सब चीज़ का नाम तो याद होगा ही होगा, मुझे विश्वास है। अगला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? पीएच स्केल, रिएक्टर स्केल या फिर टेम्परेचर स्केल, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका बी विकल्प, रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, जबकि पीएच स्केल द्वारा अम्लीयता, उदासीन और क्षारीयता की माप को मापा जाता है। ठीक है। अगर 7 से कम है तो इसका पीएच का जो मान होता है वो अम्लीय होता है, जबकि 7 से अधिक होता है तो इसका पीएच मान क्षारीय कहलाता है, जबकि 7 के बराबर होता है तो पीएच मान उदासीन कहलाता है। ठीक है। जबकि भूकंपीय तरंगों का जो रिएक्टर स्केल पर जो मापा जाता है उसका आधार होता है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। 0 से 9 के बीच होता है, ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर या फिर एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। जबकि याद रखना है 23 सितंबर, कब? 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च, है ना, संपूर्ण पृथ्वी पर यानी कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। याद रखना है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को
पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ठीक है ना। जबकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा हो जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। सवाल है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विकल्प में दिया हुआ है 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 18 दिसंबर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए कि किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प नंबर ई सही होगा यहाँ पे, ठीक है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, ठीक है ना, 23 दिसंबर। चौबीस जनवरी के बारे में बात करें यहाँ पे तो 24 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके अलावा याद होगा इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, याद है ना। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वही बात करें हम यहाँ पे 24 दिसंबर के बारे में तो 24 दिसंबर को याद होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। जबकि 18 के बारे में बात करें 18 दिसंबर को तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जबकि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। सवाल है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। आसनसोल, झरिया, रानीगंज, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखना है कि भारत में प्रथम कोयला खान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोदी गई थी। विकल्प नंबर सी सही होगा। रानीगंज में कोयला खनन कार्य 1774 ईस्वी में शुरू की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा याद रख सकते हैं झरिया के बारे में यहाँ पे कि झरिया है ना, ये झारखंड का जो झरिया है ना, ये भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अच्छा ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से कि कोयला जो है ना, कोयला के बारे में याद रखिएगा कि भारत में अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है, लगभग 98%। कितना? 98%। चलिए अगला सवाल है भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। बताना है कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। विकल्प में दिया हुआ है 5, 6 या 9, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत के 5 राज्य गंगा नदी द्रोणी के प्रदेश के भाग हैं। भारत के 5 राज्य गंगा नदी द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा ये कौन कौन से राज्य हैं ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर शुरुआत करें जहाँ से निकलती है गंगा, गंगोत्री से अर्थात उत्तराखंड, उसके बाद प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और देन पश्चिम बंगाल, और इसके बाद फाइनली जा करके बंगाल की खाड़ी में अपने आप को विसर्जित करती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने हो गए? 5 राज्य हो गए। कौन कौन से याद हुआ? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड के देखेंगे सिर्फ एक ही जिला से क्रॉस होकर के जाती है, साहेबगंज से, ठीक है। और इसके बाद फिर प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में और देन बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा कि बिहार राज्य में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। कितना? 445 किलोमीटर। जबकि
पटना में सबसे लंबी तटरेखा बनाती है इसका, जो कि 99 किलोमीटर इसका सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, गंगा 99 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपने लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी। बताना है जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपने लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी। दिए गए विकल्पों में से बतानी है। तो याद रखना है कि जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा और खरकई इन दो नदियों के बीच में लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी जे.एन. टाटा ने। सिंहभूम कहाँ पे है, ये झारखंड में है। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। ठीक है ना, जो वर्तमान में देखेंगे तो झारखंड राज्य के जमशेदपुर, जो कि साक्ची इससे पहले जानते थे साक्ची के नाम से, वहाँ पे स्थित थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल है, वर्ष 2023-24 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत बिहार के किस जिले में हुई है। बताना है, वर्ष 2023-24 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत बिहार के किस जिले में हुई है। रोहतास, पूर्णिया, सुपौल, ऐसा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, वर्ष 2023-24 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत बिहार के पूर्णिया जिला में हुई है। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल ही सही होगा। ठीक, तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।